हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ श्रेया मिश्रा फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आपको मैं यहाँ पर क्लास 12th और 11th की कॉमर्स साइड के सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, जैसे कि अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स। अच्छा बच्चों, हम तो पहले बता दी हम कौन है, क्या पढ़ाएंगे। थोड़ा आप लोग भी अपना हालचाल बता दीजिए, हम कैसे हैं, फेस्टिवल आपके कैसे गए। आई होप सबके फेस्टिवल अच्छे गए होंगे, सेफ गए होंगे। किसी सेफ एंड सेफ्टी पूर्वक आप लोगों ने होली अपना बिताया होगा। तो आगे हम लोग पढ़े आप जानेंगे बच्चों कि आप जो 11th 12th में जो बच्चे आए होंगे नए, जो 10th क्रॉस करके 11th में गए, 11th क्रॉस करके 12th में गए, नई नई चीज़ें, नए नए बुक्स, नए नए इन्वायरमेंट, नए नए टीचर्स। ठीक है, थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। अरे बाप रे, अब मैं नए स्कूल में गया आया। कई बच्चों के स्कूल भी तो चेंज होते हैं कि अरे वहाँ पे कॉमर्स अच्छा नहीं चलता है, वहाँ पे मैथ्स अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, तो हम स्कूल चेंज कर देते हैं। चलो दूसरे स्कूल में चलते हैं, वहाँ पे बढ़िया पढ़ाई होगी। तो नए स्कूल में जाने में क्या होता है, नए इन्वायरमेंट मिलता है, नए नए टीचर्स, नए नए फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाती है। उसी एक्साइटमेंट लेवल से हमें भी क्या करना है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई को बोझ या घबराहट से नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, पढ़ाई को हमेशा एंजॉय करके पढ़ा जाता है। ठीक है, कई बच्चे अभी 10th क्रॉस करके 11th में आए होंगे। किसी ने मैथ लिया, किसी ने बायो लिया, किसी ने कॉमर्स लिया, किसी ने ह्यूमैनिटी ली। ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग सभी बच्चों ने अपने अपने सब्जेक्ट्स को चूज किए। ठीक है, जो बच्चे ह्यूमैनिटी लिए उन्हें थोड़ा सा हिस्ट्री, जियोग्राफी 10th क्लास में पढ़े हैं, नहीं हम कर लेंगे। ठीक है, जो बच्चों ने मैथ लिया 10th तक तो मैथ ही पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, कर लेंगे क्योंकि हम उससे रिलेट किए हैं पहले। ठीक है, बायो साइंस जैसे सब्जेक्ट भी आप लोगों ने पढ़े, बस मैथ नहीं पढ़ना है। फिजिक्स वैसे उसका भी कोटा पूर्ण कर देता है मैथ का, कोई मतलब नहीं है ना। मैथ छोड़ दिया, फिजिक्स के पाला पड़ गया। मुझे तो लगता था कि मैथ ठीक ठाक है, फिजिक्स तो और ज़्यादा हार्ड है, हमसे तो होता ही नहीं है, फिजिक्स तो एकदम नहीं होता था। और फिजिक्स के चलते तो मैं कॉमर्स में आई। मैथ लेती फिर भी फिजिक्स आता, और बायो लेती फिर भी फिजिक्स आता, और फिजिक्स कान पकड़ते, मेरे से नहीं होता। जो बात है ट्रूथ है, सच है, मेरे से नहीं होगा। जो नहीं होगा तुम उसमें क्यों जाए पैर फंसाने। तो इसीलिए मैंने क्लास 11 में कॉमर्स चूज किया। जब मैं क्लास 11 में आई 10th क्रॉस करके, तो मुझे लगा कि मैं कॉमर्स तो ले लिया, बट कॉमर्स के बारे में जानती क्या हूँ। ये डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, जनरल एंट्री, पीएल, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये होता क्या है, हम तो इससे कभी पढ़े भी नहीं है बाबा। हम जानेंगे क्या ये होता क्या है। लेकिन अच्छे टीचर्स के गाइडेंस के थ्रू आज मेरी नॉलेज इतनी है कि मैं आप लोगों को भी पढ़ा सकती हूँ। देखिए, गलती तो सबसे होती है, मेरे से भी होगी, मेरा ये फर्स्ट चांस है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ और ये मेरी पहली क्लास है। और भी बच्चे जो मैथ, साइंस, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले होंगे वो और टीचरों से रिलेट कर चुके होंगे, बट ये मेरी पहली क्लास है और मैं ये पहला क्लास आप लोगों के सामने ले रही। हो सकता है मेरे लैंग्वेज थोड़े अप एंड डाउन हो जाए, प्रोनाउंसिएशन अप एंड डाउन हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपको मेरी लैंग्वेज भी समझ आए और मैं ज़्यादा बोर भी ना करूँ आप लोगों को। ठीक है, तो फिर हम आज के क्लास में क्या जानेंगे, ज़्यादा बोरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, बोरिंग करेंगे तो फिर कहेंगे अरे बाप रे बाप, मैम तो बहुत ज़्यादा बोरिंग कर देती है, कभी 1 घंटे का क्लास खींच दे रही हैं। बताइए, कोई 1 घंटे में इंट्रोडक्शन देता है? नहीं। हम आज करेंगे अकाउंटिंग में, क्लास 12 के अकाउंटिंग में कौन कौन से चैप्टर्स है। चैप्टर फर्स्ट का थोड़ा सा स्मॉल मिनी इंट्रोडक्शन। हालांकि मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही है, मेरे गले में भी थोड़ी दिक्कत है। आप लोगों को आई होप समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रहा होगा कुछ भी लैंग्वेज या कोई भी चीज़, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी गलती भी होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बच्चों ये मेरी पहली ऑनलाइन क्लास है। मैंने इससे पहले ऑफलाइन क्लास पढ़ाया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाया मैंने। मुझे जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मुझे इसी इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट टाइम दिया। मैंने पहला पढ़ाना शुरू इसी इंस्टीट्यूट से किया और मैं बहुत बड़ी थैंकफुल हूँ कि मुझे द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया, जिससे मैं घर बैठे बच्चों को भी चीज़ें पढ़ा सकती हूँ। देखो, मैं जब 11th 12th में थी, जब मेरे कोचिंग्स नहीं लगे थे, क्योंकि कॉमर्स की कोचिंग जल्दी मिलती नहीं है, मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ, तो संकल्प ट्यूटोरियल से मैं पढ़ती थी। ठीक है,
बट ठीक है, फिर क्या हुआ, किसी रीज़न कारण हम 12th में नहीं पढ़ पाए कोचिंग, और मैं ऑनलाइन क्लासेस ढूंढने लगी। जब मैं ऑनलाइन क्लासेस ढूंढने लगी तो मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाता था। पढ़ाते तो थे टीचर्स, बट मुझे ये लगता था नहीं, अच्छा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं है जैसा मुझे चाहिए। कुछ टीचर्स होते हैं पढ़ाना है, पढ़ाते 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 ही रहते हैं, ठीक है। बट आई होप जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है वैसा आपको एक्सपीरियंस नहीं करने दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत गंदा एक्सपीरियंस किया ऑनलाइन क्लास में। मेरे से नहीं होता है ऑनलाइन क्लास, मैं नहीं पढ़ती हूँ ऑनलाइन। लेकिन आई होप मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, जो अपनी कमियां हैं जो मैंने देखी है उसको रिजॉल्व करते हुए आपको एक अच्छी ऑनलाइन क्लास अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक, इनफैक्ट कॉमर्स साइड की पूरी क्लास आपको दे सकूँ। तो लेट्स गो, हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। पार्ट ए, हम पार्ट ए में क्या पढ़ेंगे? पार्ट ए में कितने चैप्टर्स है? 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है, जो कि हम पढ़ेंगे कि 5 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। पार्ट ए में सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने, बच्चों सिर्फ इतना याद रखना, इससे मत घबराना कि अरे बाप रे बाप 5 चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे होगा। सारे चैप्टर अपने में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। जो आप इससे पढ़ोगे कुछ इसमें ना आएगा, जो आप इससे पढ़ोगे कुछ इसमें ना आएगा, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, जैसे हम 9th में मैथ पढ़ते हैं, 10th में थोड़ा हाई लेवल का ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है, या कुछ चैप्टर और ऐड ऑन हो जाते हैं, डाटा हैंडलिंग और एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, आइए जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में क्या है। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझ रहे हैं? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हम तो ये समझ जाते हैं, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाने का। वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने सामान को सेल करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, दैट्स इट। बट इसके सामने नॉन लग गया है। क्या लगा है बच्चों? नॉन। नॉन मतलब वो नॉन वाली रोटी मत समझ लेना तुम लोग कि जो हम लोग खाते हैं शादियों में, ठीक है। यहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं रन करती है, जो कि समाज के कल्याण, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे चीज़ों को रन कराती है। ऑर्फनेज जानते हैं आप लोग, जिसमें अनाथ बच्चे रहते हैं, उनका खाना पीना, एसेट्स, फिक्स एसेट्स, उनकी लायबिलिटी, उनके इंटरेस्ट, उनके डोनेशन, ये सब उनको मिलते हैं। तो उनकी भी ये अपनी एक अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन इनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट का नहीं होता है। इनका मोटिव यह होता है कि हम समाज के कल्याण हेतु कार्य कर रहे हैं। तो मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट का नहीं होता है। एंड आगे चलते हैं, दूसरा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ऐसी अकाउंटिंग जो पार्टनरशिप की होती। पार्टनरशिप क्या होता है? 2 या 2 से अधिक बंदे आते हैं, मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, भैया जो हमें प्रॉफिट कमाना है, हम बिजनेस शुरू करते हैं एक गोल, एक सीमित गोल के लिए। वो फिर प्रॉफिट उनका अर्न पूरा हो जाता है, गोल पूरा हो जाता है, फिर वो आपस में डिसोल्यूशन, विघटन हो जाता है, उनका समाप्ति हो जाती है, ठीक है। उनकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे हम, पार्टनरशिप फर्म की। फिर क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बेसिक कॉन्सेप्ट। पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट बनता कैसे है और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए मैंने बोला था ना रिलेट करेगा, पार्टनरशिप आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा एक सीढ़ी हम ऊपर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। थर्ड हो गया था ना, हाँ। फोर्थ में क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब कभी देखो, डेथ तो किसी को बोलकर आती नहीं ना कि भैया आज तुम मरने वाले हो, तुम्हारी एक्सीडेंट होगी, है ना। कभी भी किसी भी कारणवश क्या होता है, लोग डेथ कर जाते हैं, या फिर किसी पर्सन का नहीं समझ आता, नहीं यार ये कंपनी बड़ी बोरिंग है, प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे। जब लोगों में ट्रूथ नाम की चीज़ ही नहीं है, एक दूसरे से लोग चीज़ें छुपाते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप में फॉर्म नहीं, पार्टनरशिपिंग में बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे लोग रिटायरमेंट लेने की सोचते हैं, या फिर उम्र हो गई है अब वो नहीं आ सकते हैं, नहीं चीज़ें कर पाते, तो क्या करते हैं? अब भैया मेरी उम्र हो गई है, मैं ऑफिस नहीं जान पाऊंगा, मैं ये शेयर स्टॉक कुछ नहीं बता पाऊंगा, और ना मेरे पास इतना पैसा है, ठीक है, मैं इसमें खर्च करूँ।
तो क्या भैया हमको रिटायरमेंट दो, हमें राहत की सांस लेने दो। और उसमें क्या होता है, ग्रुप क्या होती है, डगमगा जाती है, सबके रेशियो, सबके प्रॉफिट रेशियो बटे होते हैं, सबको कितना पैसा देना है वो भी बटा होता है, वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती, तो फिर वो दोबारा से रिकन्स्टिट्यूट होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, कैसे पार्टनरशिप फर्म की समाप्ति होती, जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि जब गोल पूरा हो जाता है, ठीक है, पार्टनर्स अपने अपने प्रॉफिट को अर्न कर लेते हैं, जो मोटिव होता है वो पूरा हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं। अब क्या, मेरा तो प्रॉफिट पूरा हो गया ना, चलो अपने अपने घर, काम खत्म, पैसा हजम। ठीक, आई होप आप सभी को पार्ट ए में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, क्या क्या है चैप्टर्स में, आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तो मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो थोड़ी सी आई थिंक आपको प्रॉब्लम लग रही होगी कि मैम ठीक नहीं, लेकिन मैं आई एम फाइन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पार्ट बी में क्या पढ़ना है हमें। पार्ट बी में बच्चों हमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं, जैसा कि मैंने पार्ट ए में बताया था, घबराना नहीं बच्चा, 5 चैप्टर है। अरे बाप रे मैडम 5 चैप्टर, 5 6 ऐसे भी बोला कि 11 चैप्टर हो गए अकाउंटिंग में। नहीं, घबराना नहीं है, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं पार्ट बी में क्या पढ़ना है हमें। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जो बच्चे क्लास 11th में से 12th में आए होंगे उन्हें आराम से पता होगा शेयर क्या होता है, सॉरी शेयर क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। ठीक है, तो आई थिंक जो बच्चे भी 12th में आए होंगे मुझे शेयर कैपिटल एक्सप्लेन करेंगे, तो उस टाइम करेंगे जब हम इस चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, और जो बच्चे 11th क्रॉस करके आए होंगे, अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की होगी, उन्हें ईजिली पता होगा शेयर कैपिटल होता क्या है। आगे चलते हैं, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ेंगे, डिबेंचर को कैसे इशू करते हैं और ऐसे कैसे उसका रिडेम्पशन होता है। आई थिंक जो डिबेंचर भी आप लोग भली भांति जानते होंगे। ये मत बोलिएगा कि मैडम तो पल्ला झाड़ रही, नहीं बता रही, मैं बताऊंगी, सब चैप्टर आने पे बताऊंगी, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको सिर्फ क्या पढ़ना है। फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, हम किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे, इसमें कंपनी की करेंगे। जैसे कि हमने पिछले 11th में पीएल अकाउंट बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, बैलेंस शीट बनाया, जर्नल एंट्री बनाते हैं इनफैक्ट पहले, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, फिर और अकाउंटिंग बैलेंस शीट करते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फिर फोर्थ आता है एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिस करना, कितना हमें घाटा हुआ है, कितना हमें लाभ हुआ है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, कैसे पता चलेगा, जब उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, आगे अकाउंटिंग रेशियो पढ़ेंगे, क्या होता है, एंड दैट्स इट। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। पार्ट ए और पार्ट बी टोटल मिला के 11 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, और हमारे पास समय बहुत कम है, देखा जाए तो 1 साल का भी समय नहीं है। फरवरी मार्च में एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चे पल्ला झाड़ लेते हैं, जो नोट्स होता है उसी से पढ़ते हैं, कोई यूट्यूब पे नहीं अपना टाइम वेस्ट करने चाहता है। ठीक है, मैं खुद हूँ, नहीं वेस्ट करती, जो मेरे पास नोट्स है उतना ही पढ़ूंगी, नहीं जाती हूँ कि अरे नहीं चलो वीडियो देखो। अगर वीडियो देखना भी चाहूँगी तो ऐसे वीडियो जो 5 मिनट के हो, मेरा सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। मैं ऐसे भी वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगी, एक एक टॉपिक के एक एक सिंगल वीडियो जो सिर्फ 2-3 मिनट के होंगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ पॉइंट नहीं समझ आता, तो सोचते बस हमको यही पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, हमें ज़्यादा उसका परपंच नहीं चाहिए, बस छोटा सा कोई वीडियो मिल जाए, तो ऐसे भी वीडियो मैं लाऊंगी आप लोगों के लिए जल्द। फिर आगे हम चलते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगी चैप्टर फर्स्ट का, तो आइए जानते हैं चैप्टर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन में क्या है। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, बोर होना तो प्लीज़ बता देना कि मैडम मैं बोर हो रहा हूँ, थोड़ा क्लास को और इंटरेस्टेड बनाओ। ठीक है, लेकिन बोर नहीं होना बच्चों, जब आप लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े रहोगे तभी आपको आगे के लेक्चर्स भी समझ आएंगे, क्योंकि हम एक ही अगर बार बार स्कूल चेंज करते हैं तो क्या होता है, इन्वायरमेंट अलग, टीचर अलग, नहीं समझ आता है, या फिर एक ही सब्जेक्ट के 4 टीचर लगा लो, नहीं समझ आएगा, वो अलग कॉन्सेप्ट बताएगा, वो अलग, क्योंकि सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। ठीक है,
लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो शुरू से लेक्चर देखना, शुरू से सारी चीज़ें करना, आखिर मैम पढ़ा क्या रही हैं, मैम का मोटिव क्या है बोलने का। दैट्स इट। अब आते चैप्टर फर्स्ट में, नॉन प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग पढ़ेंगे कि होता क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बताया ना, बताया था कि नहीं स्टार्टिंग में? जिसको जिसको मैंने बताया था कमेंट सेक्शन में प्लीज यस लिखना कि मैडम आपने बताया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। मैं बताऊंगी आगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैसे होते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं या तैयार करते हैं वो पढ़ेंगे। फिर रिसिप्ट, पेमेंट अकाउंट एंड फॉर्मेट। देखो बच्चों, हम अकाउंटिंग किए थे तो जनरल एंट्री करते थे, ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट। लेकिन इनको इन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, इनके में पीएल, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट तो बनती है बट पीएल ट्रेडिंग नहीं बनती है। क्या बनती है इनको में? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनती है। क्या बनता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर कोई पूछ दे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है, तो आप क्या बताओगे? सर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनता था, लेकिन इसमें क्या बनता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। ओके फाइन। फिर आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। जैसे ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, दैट्स इट। उसी तरह कितनी इनकम आ रही है, कितना हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। फिर बैलेंस शीट, जैसा कि मैंने बताया बैलेंस शीट इनके में भी बनता है कि आखिर उनकी जो लायबिलिटी है कितनी, उनके एसेट्स कितने हैं। फिर पेक्यूलियर आइटम्स, ऐसे आइटम्स के बारे में जानेंगे जो बहुत तथ्य होते हैं। पेक्यूलियर मतलब क्या होता है? विचित्र, विचित्र आइटम के बारे में हम जानेंगे। फिर है अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किसकी अकाउंटिंग करेंगे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मोटिव प्रॉफिट का नहीं होता, हम उनकी क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे। इतना समझ आ गया हम क्या पढ़ना है हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड फॉर्मेट उसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड फॉर्मेट्स, फिर बैलेंस शीट, पेक्यूलर आइटम, फिर अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स इट। इतना ही पढ़ना है। मैंने पॉइंट्स में बता दिया क्या क्या पढ़ना है हमें। हैवी लग रहा है? नहीं। मीनिंग 4-5 लाइन का याद कर लो तो हो जाएगा। क्या है? जो बताया वही है, जिसका मोटिव प्रॉफिट का नहीं होता है। ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स मैं इसी क्लास में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ठीक है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। हम देखो बच्चों, जो हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, मीनिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बच्चे होते हैं जो मीनिंग लिखते हैं उसी को डेफिनेशन समझ लेते हैं। दैट्स रॉन्ग। मीनिंग अलग है, डेफिनेशन किसी प्रोफेशनल के थ्रू, प्रोफेसर के थ्रू दिया गया हो, या तो उनकी एक एक्ट होती है जिनके थ्रू वो डेफिनेशन डिफाइन की गई हो। अगर हम किसी, याद रखना, अगर हम डेफिनेशन लिख रहे हैं किसी प्रोफेसर, किसी एक्ट के थ्रू, एज इट इज लिखना, उसमें इफ एंड बट, इज एंड दैट अपने मन से नहीं डालना, वरना मार्क्स तुरंत कट जाते हैं। टीचर जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है बेवकूफ़ नहीं होता है। ठीक है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन हमें क्या लगा करना है? अलग अलग है दोनों। मीनिंग का मतलब अर्थ होता है, डेफिनेशन का मतलब परिभाषा होती है। ठीक है। मीनिंग आते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ द सोशल वेलफेयर। ऐसा ग्रुप का संस्था, ऐसे ग्रुप की संस्था जो किसके पर्पस के लिए बनाई जाती है? सोशल वेलफेयर के लिए, समाज के कल्याण हेतु बनाई जाती है। नॉट अ पर्पस ऑफ अर्न प्रॉफिट। उनका कोई पर्पस नहीं होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे अगले पर्सन से। ठीक है। आर कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या NOP।
ओके ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? एनओपी शॉर्ट फॉर्म में, नहीं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो यार थक गए क्या आप लोग? ज़्यादा लंबी क्लास कर दिया क्या? किया है, पढ़ लिया है तो ख़त्म करके भी रहेंगे, ठीक है। थोड़ी मुझे लग रहा है मेरी तबीयत नहीं सही है तो मैं थोड़ा बहुत जल्दी थक गई यार, बहुत जल्दी थक गई, ठीक है। तो फिर आते हैं, थकान एकदम एंड पर आ जाए, मैं ना पढ़ा पाऊँ उससे पहले हम एग्ज़ाम इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आते हैं, स्पोर्ट्स क्लब, कई कई स्टेडियम्स होते हैं, बनारस में अपने संपूर्णानंद स्टेडियम है, पैसा लिया जाता है? नहीं, बच्चे आते हैं, हॉकी के क्रिकेट के कोच मिलते हैं, वो खेलते हैं, उसका पैसा कौन देती है? अगला सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट पे करती है उसके फंड्स, ठीक है। कोई उसमें मैच ऑर्गेनाइजेशन होता है, मनी प्राइस जो होता है वो भी गवर्नमेंट देती है। क्या गवर्नमेंट का मोटिव है कि प्रॉफिट ले? कोई मोटिव नहीं है, ओके। फिर है ऑर्फनेज, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, अनाथ आश्रम, ठीक है। जितने भी अनाथ आश्रम होते हैं वो प्रॉफिट के लिए रन नहीं करते, उनको क्या प्रॉफिट है? 10 बच्चों को अपने पास पालना, क्या उनसे प्रॉफिट मिल रही है? खुद पढ़ाना, खुद चलाना। थोड़ा पड़ोसी के बच्चे को संभाल के देखो, एक दिन समझ आ जाएगा। वो तो 10-10 बच्चों को रन कराते हैं एक साथ, 10 तो मैं कम बोल रही हूँ। अभी ऑर्फनेज में जाके देखो, 100-100, 150-100 बच्चे चलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कपड़ा खाना पीना उनका कौन देखता है? ऑर्फनेज देखती है, फ्री में देखती है, लेकिन उनको डोनेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ अच्छे पर्सन्स भी हमारे अभी दुनिया धरती पर हैं जो ऑर्फनेज के लिए कुछ पेमेंट कर देते हैं। फिर है जैसे कि टाटा, पब्लिक हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, सरकारी अस्पताल गए हो, कितना पैसा लगता है? 1 रुपये, वो भी हम 1 रुपये पर्चा कटवाई लेते हैं ना, वो पर्चा कटवाई नहीं होता है, डोनेशन होता है, 1 रुपया 5 रुपये। पंडित दीनदयाल में आई थिंक मेरे सबसे कभी 5 रुपये 1 रुपये होगा पर्चा काटने का, दैट्स इट। मेरे आप पंडित दीनदयाल है, ठीक है। फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोविड के समय में साइंटिस्ट ने वैक्सीन निकाला, सबने वैक्सीन लगवाया, ठीक है। उसका पेमेंट किसी से लिया गया? उसका पेमेंट किसने किया? गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट क्यों पेमेंट की? तो हमारा जब भारत वालों स्वस्थ रहेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? हालांकि हम अभी तो है नहीं, ठीक है, हम तो बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। फिर पब्लिक स्कूल, सरकारी स्कूल, फ्री बुक्स मिलते हैं, फ्री मिड डे मील मिलता है बच्चों को, कौन करवाती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या मोटिव है फ्री में बुक देना? इसलिए क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे तभी तो आगे का भारत का भविष्य बदलेगा, तभी तो बच्चे पढ़ पाएंगे। वरना जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें कितने ज़्यादा हाई फीस होती है, हम सभी रिलेट करते हैं उससे। आप लोग भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, आई होप जिनकी भी 11th-12th की फीस होगी 5000 या 6000 से कम नहीं होगी, आई एम राइट? थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है किसी स्कूल का, हालांकि मैंने कम ना बताया हो, ठीक। पब्लिक चैरिटी, पब्लिक हॉली प्लेस, हॉली प्लेस मीन्स पवित्र स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, वहाँ पे जाते तो रोक टोक है? नहीं भैया, 100 रुपया निकालो तभी भगवान के दर्शन मिलेंगे तुमको। यहाँ विंध्याचल में होता है, अरे 1100 रुपया तो डायरेक्ट भगवान जी के पास जाके आपको नमन करवाएंगे, डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन करवाएंगे। पता चला पंडित ने 1100 रुपया ले लिया, बीच में ही भीड़ में छोड़कर भाग गया, मैडम मेरा बस यहीं तक था, फिर झगड़ा भी हो जाता है, आपने तो यहाँ नहीं यहाँ बोला था। तो वो लोग सिर्फ पैसा लेते हैं, हालांकि किसी भी हॉली प्लेस में कोई भी परमिशन नहीं होता है किसी से किसी भी प्रकार का पैसा लेना, हॉली प्लेस सबके लिए होता है। डेफिनेशन क्या होता है? A non-profit organization is formed for the purpose of the serving a public or mutual benefits other than the pursuit the accumulation of profit for owner or investor। मीनिंग और डेफिनेशन में फर्क है या नहीं? फर्क है कि नहीं? लैंग्वेज में फर्क है, वो काफी इजी लैंग्वेज में है, बट सेम चीज लिखा है, बट इसमें परसुएट और एक्यूमुलेशन जैसे शब्दों का यूज कर दिया जो डेफिनेशन को एडवांस लेवल बनाते हैं, ठीक है। ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म किए जाते हैं एक
पब्लिक के लिए, एक म्यूचुअल पब्लिक और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनाए गए होते हैं, जिनका ओनर, जो भी ओनर उसको बनाता है, ऑर्फनेज तो कोई चलाता ही होगा, तो ओनर होता है ना ऑर्फनेज का, जो भी पैसा लगाते हैं ऑर्फनेज को चला, इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। उनका कोई भी मोटिव नहीं होता है कि हम अगर 1 लाख रुपए ऑर्फनेज को दे रहे हैं तो उसका 2 लाख रुपए में प्रॉफिट हो। ये हमारा क्या है, डेफिनेशन। मीनिंग इजी लैंग्वेज, कुछ भी नहीं है, मीनिंग में कुछ है ये नहीं है। तो क्या होता है, वो संस्था जो प्रॉफिट कमाती ही नहीं है, प्रॉफिट के लिए रन ही नहीं करती है, समाज कल्याण के लिए रन करती है। लेकिन ये क्या है, थोड़ा एडवांस लैंग्वेज आ जाता है, ठीक है। दैट्स इट। फिर हम आगे चलते हैं। मीनिंग हो गया, काफ़ी लंबा तो हो रहा है क्या क्लास, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और झेल लो मुझे, ज़्यादा नहीं झेलाऊंगी। और फिर हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बाद प्रॉमिस पक्का नहीं झेलाऊंगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला क्या आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और सॉरी ऑर्गेनाइज्ड। ऐसे इंस्टीट्यूशनल प्रीसेंस एंड स्ट्रक्चर होते हैं जो आइडेंटिफाइबल आइडेंटिटी होते हैं, उनको कोई आइडेंटिफाइबल की, उनको या फिर प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने ही में ही आइडेंटिफाइबल होते हैं, ऐसी उनकी एंटिटी होती है। ऑर्फनेज को किसी आइडेंटिटी की ज़रूरत है, सरकारी स्कूल को किसी आइडेंटिटी की ज़रूरत है कि नहीं, हम गवर्नमेंट के थ्रू रन कराते हैं, नहीं ज़रूरत है भाई, वो फ्री में हो रहा है। कभी किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल हो, पब्लिक स्कूल हो, किसी की एडवर्टीजमेंट आपने देखी है, नहीं देखी है, फिर भी वो फेमस है, उनको किसी आइडेंटिटी की ज़रूरत होती ही नहीं ऑर्गेनाइज्ड को। फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल सेपरेट फ्रॉम स्टेट डिटरमाइन देयर ओनर पॉलिसी प्रोग्राम एंड सर्विस, इनकी खुद की पॉलिसी होती है, इनका खुद का प्रोग्राम होता है और इनकी खुद की सर्विस होती है। हालांकि ये किसी से नहीं जाते हैं सर्विस मांगने के लिए, जो भी पब्लिक अपने मन से डोनेट कर देते हैं वो ले लेते हैं, मना नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हीं के बिहाफ पे तो डोनेशन पे वो चल रहा है। लेकिन उनकी वो खुद का प्रोग्राम होता है, कोई प्रोग्राम कराते हैं तो उसमें डोनेशन नहीं लेते, उनके पास जितना है 10,000 है 20,000 उतने में ही करवाएंगे, खुद का होता है, प्राइवेट एंटिटी होती है उनकी। फिर है नॉन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, डू नॉट रिटर्न प्रॉफिट टू देयर मैनेजर। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट आता है तो ये नहीं कि मैनेजर रिटर्न ले लेता है, नहीं भैया 1 लाख खर्चा किए थे, 1.5 लाख आ गया डोनेशन, 50,000 रुपए तो प्रॉफिट हुआ मेरा, उसको रिटर्न करो, नहीं करते हैं। कंसीडर अ रेंज स्टेक होल्डर व्हेन मेकिंग डिसीजन प्रोवाइड अ सर्विस, बल्कि उसी 50,000 से वो और बेहतर सर्विस देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बच्चों को बुक ही मिल रहा था, थोड़ा डांस क्लास भी हो जाएगा बच्चों का, तो उसमें डांस टीचर ले आए, डांस टीचर को पेमेंट किया उन्होंने, अपने प्रॉफिट के लिए वो पैसा रिटर्न नहीं लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है, ऑर्गेनाइज, प्राइवेट, नॉट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट में आता है हमारा सेल्फ गवर्निंग, ये खुद को कंट्रोल करते हैं, कोई इनको कंट्रोल नहीं करता है भैया, ये खुद को कंट्रोल करते हैं, ना सरकार को कंट्रोल करने की जरूरत है ना किसी प्राइवेट पर्सन को, आओ भैया मुझे कंट्रोल करो, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, अरे बच्चे तो बड़े हैं शैतान है, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। वो उस तरह से अपने रूल और रेगुलेशन वो खुद फॉर्म करते हैं। प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, प्रिंसिपल डायरेक्टर वहाँ के रूल और रेगुलेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ऑर्फनेज खुद रूल और रेगुलेशन फॉर्म करती है। सरकारी स्कूल खुद अपने नियम कानून बनाते हैं, किसी थर्ड पर्सन से राय नहीं लेने जाते हैं, अपने में मिलजुल के बनाते हैं। क्लियर। वॉलेंट्री, members if not legally requirement they attraction some level of the voluntary contribution time और money। इसका मतलब ये है कि ये इनको किसी भी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मान लो हम होली पे सब लोग ने नया कपड़ा खरीदा होगा, ठीक है, सबके अपने अपने नए कपड़े होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे नए कपड़े होते हैं जो हम किसी से बोलने नहीं जाते, फिर भी अगला पर्सन आता है, अरे यार बड़ी अच्छी लग रही हो तुम, कहाँ सिली हो कपड़ा, ठीक है। तो हम क्या एडवर्टीजमेंट किए, लो भाई और बहनों मैंने ये कपड़ा खरीदा, नहीं, हमारे कपड़े अच्छे थे, अगला पर्सन आके मेरी तारीफ किया। या हम मान लो मेरा
अंदर अच्छी क्वालिटी है, जैसे बच्चों के अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, बच्चे झूठ नहीं बोलते, छोटे बच्चे, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सबसे झूठे होते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, और सारी पोल तो बता ही देते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन ऐसे ही सेम ये भी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी या फिर अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, लोग आते हैं, लोग इनके पास आते हैं, इनसे अट्रैक्ट होते हैं और इनको खुशी होके इनको कुछ डोनेशन देकर जाते हैं, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट नहीं करने जाते कि भैया मुझे पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ होते हैं ऑर्फनेज, जैसे कि कैंसर जिन बच्चों को हुआ है, देखे होंगे कि जहाँ पब्लिक प्लेस होता है, फॉरेन लोग आते हैं, वहाँ पे आके लोग डोनेशन मांगते हैं, तो उनकी मजबूरी होती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बेचारे बच्चों के 10-10 बच्चों के कैंसर के इलाज करा पाए, ठीक है। तो तब वो लोग डोनेशन मांगने निकलते जब उनको बहुत ज़्यादा नीड होती है, वरना ये खुद में लोग आते हैं, खुद में इनसे अट्रैक्ट होते हैं, पर्सन खुद इनसे जुड़ना चाहते हैं, किसी को जुड़ाते नहीं हैं। ये भैया आ जाओ मेरे पास, जैसे प्रॉफिट वाले करते हैं, तुम इतना पैसा दे रहे हो 50,000, अरे यार वो तो 40 ही दे रहा है, तुम्ही को हम अपना पार्टनर बनाएंगे, चलो भैया, नहीं। फिर आता है छठवां, बेनिफिशियल ऑफ द पब्लिक। ये किसके बेनिफिशियल के लिए होता है, किसके फायदे के लिए होता है, पब्लिक के लिए। फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में इलाज करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये अपने लिए करा रहे हैं, अपने नाम के लिए करा रहे हैं। आप किसी के लिए अच्छा काम करोगे तो ऑटोमेटिक आपका नाम होगा, दैट्स इट, ये बेनिफिशियल ऑफ पब्लिक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या जाना, ऑर्गेनाइज्ड, प्राइवेट, नॉन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्फ गवर्निंग, वॉलेंट्री, बेनिफिशियल ऑफ द पब्लिक। आई थिंक ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एकदम माइंड में फिट हो गए होंगे। आई थिंक मुझे रटवाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आगे आप लोग देख लेना। लंबा चौड़ा लिखने में, कथा लिखने में आप लोग तो माहिर हो ही पेपर में कि 32 पेज की कॉपी रहेगा तो किसी का 20 नहीं भराएगा, सब सोचेंगे 32 भर दे, पता नहीं क्या लिखते हैं। हम खुद ही रामायण कथा लिख कर आते हैं, 32 के 32 पेज लिख कर आओ। ये होता है पेज भरा रहेगा तो टीचर वो सोचेगा ज़्यादा पढ़ी है लड़की, ज़्यादा नंबर दे दो उसको। ठीक है, दैट्स इट, मेरे एंड से आज इतना ही था बच्चों, ठीक है। आई होप आपको जो हमारी क्लास है वो पसंद आई होगी, ठीक है। और बोरिंग तो नहीं लगा होगा ना, अगर बोरिंग लगा होगा तो अभी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो मैं थोड़ा और सोचूंगी, थोड़ा एनिमेशन क्रिएट कराने का सोचूंगी, ठीक है। अगर जैसे भी होगी, मेरी फर्स्ट क्लास थी, आई थिंक अप एंड डाउन हुआ होगा बहुत ज़्यादा, मुझे भी पता है, क्योंकि मेरी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास और पहली क्लास थी। ऑल टीचर तो जितने भी टीचर्स हैं हमसे एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है, बट मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पहला इंस्टीट्यूट है जिसने मुझे पढ़ाने के लिए ऑफलाइन दिया था, फिर अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाई है, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। जोश के साथ हम नए लेक्चर में आएंगे और इसका पार्ट 2 भी आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।